नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकेंड, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और जो चैप्टर है वो है हमारा मानव में जनन या रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन। मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर तथा मादा, जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों के संलयन से फिर उनकी जो संतानें बनती है। आइए देखते हैं किस तरह से प्रोसेस होती है। मानव में लैंगिक जनन होता है तो उनमें नर तथा मादा दो जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, तथा मादा के अंदर मादा युग्मक, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। नर युग्मक जो होता है वो होता है स्पर्म या शुक्राणु, शुक्राणु या स्पर्म। मादा युग्मक जो होता है उसको अंडाणु या ओवम कहते हैं। ठीक है, अब जब नर तथा मादा के अंदर इन युग्मकों का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनमें होता है संलयन, और इनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होगा। यहां पर इनमें संलयन होगा और संलयन से युग्मनज या जायगोट का निर्माण होगा। युग्मनज या जायगोट का फॉर्मेशन होगा और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनाएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो, और भ्रूण से बन जाएगी नई संतान या इसकी नई प्रोजेनी, इसकी नई पीढ़ी कह सकते हैं हम। इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नर तथा मादा जनकों के संलयन के द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहां पर एक चीज याद रखने वाली है, जो वो यह है कि ह्यूमन में या इंसानों में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46। ठीक है, जो कि कैसे पाए जाते हैं? पेयर में। ठीक है, अब इसीलिए जो नर तथा मादा है ये कैसे होते हैं? 2n इनको कहा जाता है। 2n यानी ये द्विगुणित होते हैं, जबकि जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, अर्थात इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी रह जाती है अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट है उनसे इनके जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जो कि होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि यदि यहां से 46 क्रोमोसोम जो है वही इसके नर युग्मक में और 46 क्रोमोसोम ही मादा युग्मक में यदि आ जाते तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते? 92 क्रोमोसोम्स हो जाते, जो कि कई सारी डिसेबिलिटीज उत्पन्न कर सकता था उसके प्रोजेनी में। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो गुणसूत्र हैं उनकी जो संख्या है, जो संतति है उसमें भी 46 ही रहे। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जो कि होती है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा जो पेरेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में उनके जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनेगा, जो शुक्राणु बनेगा, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो सिर्फ कितनी रहेगी? 23 रहेगी। अब हम बात करें कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कौन सी कोशिका में होगा और समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होगा। तो याद रखना कि जो जनन कोशिका होती है सिर्फ उन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाकी शरीर की सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। इस तरह से 23 गुणसूत्र नर युग्मक और 23 गुणसूत्र मादा युग्मक से आएंगे, और जब उनका संलयन होगा तो जो युग्मनज बनेगा ये हो जाएगा 2n, यानी यहां पर जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से लैंगिक जनन की प्रोसेस पूरी होती है। आइए आगे जानते हैं कि जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है किस तरह से होती है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पुष्पीपादों में जो लैंगिक जनन होता है, निषेचन पूर्व घटनाएं होती है, निषेचन पश्च घटनाएं होती है, और निषेचन की प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। उसी तरह जब ह्यूमन की यदि बात करें रिप्रोडक्शन की, तो उसमें भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन तथा निषेचन पश्च घटनाएं होती है। आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट है
निषेचन पूर्व घटनाएं, वो सभी घटनाएं इसमें सम्मिलित है जो कि निषेचन से पहले होंगी। निषेचन पूर्व घटनाओं में आती है युग्मक जनन, इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन। तथा दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है जब युग्मक बन जाते हैं तो इनका दोनों युग्मकों का संलयन होने के लिए पास में आना, यानी युग्मकों का स्थानांतरण, इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। दूसरी जो प्रोसेस है वो होती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। इस तरह से ये तीनों घटनाएं होती है। जो युग्मक जनन होता है निषेचन पूर्व घटनाओं में, युग्मक जनन, यहां पर नर तथा मादा दो अलग अलग जनक हैं, इसलिए इनमें दोनों में अलग अलग युग्मकों का निर्माण होगा। नर के अंदर नर युग्मक तथा मादा के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक जब बनता है तो इसको हम कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही प्रोसेस जब मादा युग्मक बनने की होती है, मादा के अंदर जब मादा युग्मक बनता है तो इसको हम कहते हैं अंडाणुजनन या oogenesis, oogenesis। ठीक है, तो इस तरह से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नर युग्मक का निर्माण नर यानी मेल के अंदर होगा, तो मेल के अंदर यदि हमें इसके जो सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो हम पहले पढ़ते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जो होता है कई सारे अंगों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि प्राथमिक लैंगिक अंग तथा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है इसके अंदर आता है वृषण या टेस्टिस, वृषण या टेस्टिस। यह वो अंग होता है जहां पर जो नर युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण के अंदर। बाकी जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, ये जो होते हैं ये पुनः दो तरह के अंगों से मिलकर के बने होते हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि। सहायक नलिकाओं में आती है रीड टेस्टिस, शुक्र नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। ये सभी हैं सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आती हैं। इनके इंग्लिश नाम याद कर लीजिएगा। जैसे जो रीड टेस्टिस है इसको रीड टेस्टिस ही कहते हैं, और जो शुक्र नलिका वासा इफ्रेंसिया, अधिवृषण एपिडाइडिमस, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। फिर इसके बाद में जो द्वितीयक लैंगिक है उसका दूसरा प्रकार है सहायक ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां होती है जो कि कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है या फिर और भी कई सारे पदार्थ का सीक्रेशन करती है। उसके अंदर आता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। ठीक, काउपर्स ग्लैंड। ये सभी नरजनन अंग के भाग होते हैं। अब हम एक एक करके सारे अंगों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वृषण या टेस्टिस। वृषण नरजनन अंग का वो भाग होता है जहां पर नर के नर युग्मकों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं किस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। वृषण या टेस्टिस। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में, वृषण के बारे में। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो कि वृषण कोश के अंदर शरीर के बाहर स्थित रहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए,
मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं इस तरह से, जो कि शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जो कि वृषण कोश या स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। वृषण कोश या स्क्रोटम, ये है वृषण कोश, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। इसके अंदर ये स्थित रहते हैं। वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जो टेस्टिस है वो रहते हैं। वृषण कोश शरीर के बाहर ही क्यों स्थित हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं स्थित होते हैं? कारण ये है कि जो नर युग्मक होते हैं उनका जो निर्माण होता है, जो शरीर का टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, उससे 2 से 3 डिग्री तापमान कम पर इनका फॉर्मेशन होता है। और यदि तापमान इनका ज़्यादा रहता है तो इनके जो निर्माण की जो प्रोसेस है वो बाधित होती है। दूसरी चीज़ है, जब जो वृषण कोश होते हैं, जब शिशु गर्भावस्था में होता है तो 7वें महीने के टाइम पर ये टाइम तक ये उदर गुहा के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे 7वां महीना लग जाता है गर्भावस्था के दौरान तो ये शरीर के बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो वृषण होते हैं शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो वृषण जो होते हैं इनका तापमान कम होता है शरीर के तुलना में। जैसे कि हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, इस तापमान पर जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से इससे कम तापमान पे शरीर के बाहर जो वृषण होते हैं और यहाँ पर 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है, जिस पर कि आसानी से अच्छा इनका फॉर्मेशन हो सके और बिल्कुल एकदम अच्छे स्पर्म बन सके। फिर नेक्स्ट चीज है कि जो वृषण होते हैं इनका आकार कैसा होता है। लंबाई जो होती है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और जो चौड़ाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होगी और वजन जो होगा 10.5 ग्राम से लेकर के 14 ग्राम तक इनका औसत वजन रहता है। अब आगे देखते हैं वृषण की जो संरचना होती है किस तरह की होती है। यह वृषण का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला जो भाग है ब्लू कलर वाला, इसको कहते हैं वृषण पिंडक। वृषण पिंडक या इंग्लिश में इसको कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। संख्या में कितने होते हैं ये होते हैं संख्या में 250 यानी 250। जो वृषण पिंडक होते हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये जो कोष्ठक हैं, इस तरह के जो कोष्ठ हैं, ये वृषण पिंडक होते हैं। ये संख्या में 250 या 250 होते हैं। इन्हीं के अंदर एक नलिका होती है, ये वाली, इसको कहते हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका शुक्रजन नलिका या ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जो शुक्रजन नलिका होती है, ये एक वृषण पिंडक में इसकी संख्या 3 से 4 होती है। यदि इसकी बात करें कि इसको यदि हम बीच में से कट करें यहाँ से और इसकी यदि हम संरचना देखें इस तरह, तो इसमें यहाँ पर हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। इनमें होती है, एक तो होती है शुक्रजन कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। ठीक है, एक होती है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी है यह सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। इनके क्या कार्य होते हैं? जो शुक्रजन नलिका होती है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है शुक्रजन, यानी शुक्राणुओं का जनन करने वाली कोशिका। मतलब ये जो कोशिका होती है इसी के अंदर शुक्राणुओं का जनन होता है या इसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं। और दूसरी जो कोशिका होती है सर्टोली कोशिका होती है। सर्टोली कोशिका ये जो स्पर्म बनते हैं इनको पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल जो होती है, जो स्पर्म बनते हैं उनका पोषण
करती है। अब इन दोनों कोशिकाओं के अलावा एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं हम अंतराली कोशिका। इन्हीं के बीच बीच में पाई जाती है अंतराली कोशिका। ये एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, जिसको हम कहते हैं अंतराली कोशिका। इसको कहते हैं अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, लेडिंग सेल। अंतराली कोशिका जो होती है नर हार्मोन्स का, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह का स्त्रावण करती है, लेडिंग सेल। ठीक है, तो ये कोशिकाएं हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो सहायक नलिकाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं उनको कौन कौन सी है सहायक नलिकाएं। वृषण पिंडक के अंदर से जब ये यहाँ जब हम बाहर देखते हैं तो इस तरह ये ब्लू जो ग्रीन कलर की जो है इसको हम कहते हैं रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस या इसको हम कहते हैं वृषण जालक। ये पूरा इस तरह जाल की तरह होता है, इसीलिए इसको वृषण जालक या रीड टेस्टिस कहा जाता है। अब जब ये बाहर आती है, इससे वृषण से जब ये बाहर आती है तो इसको हम कहते हैं वासा एफ्रेंटिया। ये यहाँ वाला जो भाग, ये बहुत अति कुंडलित वाला जो भाग है, बहुत ज़्यादा ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसको कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया, और इसको हिंदी में कहेंगे शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन बनी हुई है, ये वाली जो नलिका है, ये वाली जो ट्यूब होती है, इसको कहते हैं अधिवृषण या एपिडिडिमस। एपिडिडाइमस, या हिंदी में कहेंगे इसको अधिवृषण। और जब ये मुड़ी हुई नलिका है, यहाँ से देखो स्टार्ट हुई है, यहाँ से आगे जा रही है, यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं वासा एफ्रेंसिया। और जब ये यहाँ से जो मुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, और जब ये बाहर आती है, तो जब बाहर आती है तो इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये हिंदी में कहेंगे इसको शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। देखिए एक बार फिर से देखिए कौन कौन से इसमें चीजें हैं। यह वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं वृषण पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसकी संख्या होती है 250 यानी 250। और इसके बाद में जो इसके जो ब्लैक कलर वाली जो इसमें ट्यूब्स हैं, इसको कहते हैं शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो शुक्रजन नलिका होती है, इसके अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है शुक्रजन कोशिका। जो सर्टोली कोशिका होती है वो स्पर्म का पोषण करती है, तथा जो शुक्रजन कोशिका है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं वृषण जालक या रीड टेस्टिस। और जब यहाँ से ये जो ट्यूब से आगे बढ़ती है, तो आगे जब ये बढ़ के बहुत ज़्यादा कंडेंस होती है, अतिकुंडलित होती है, तो इसको कहते हैं वासा एफ्रेंसिया या शुक्रवाहिका। और जब ये यहाँ से आगे बढ़ती है और यहाँ से जब बाहर आती है, तो इसको कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। और इसके अलावा ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं अधिवृषण या एपिडाइडिमस। तो इस तरह से जो वृषण होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद में आती है सहायक ग्रंथियां। उनको हम देखते हैं कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है। ये देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां नरजनन तंत्र में पाई जाती है जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करती है। पहली सेमिनल वेशल या शुक्राशय, एक जोड़ी कोशाकार संरचना होती है जिससे एक तरल का स्त्रावण होता है जो कि वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि पाए जाते हैं। फिर है प्रोस्टाग्लैंड, इससे दूधिया क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण होता है जो कि मूत्रमार्ग की अम्लता को निष्प्रभावी कर देता है। मूत्रमार्ग जो होता है अम्ली, उसमें वो बहुत ज़्यादा अम्ली होता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उनके नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उससे दूधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो कि मूत्रमार्ग की अम्लता को
निष्प्रभावी कर देता है, जिससे स्पर्म जो होते हैं नष्ट होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर्स ग्रंथि, एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती है जो कि स्नेक के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी ग्रंथियां हैं नरजनन तंत्र में पाई जाती है। एक बार हम फिर से देखेंगे कि जो वृषण होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और वो उसकी संरचना में किस तरह की होती है। तो वृषण एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि वृषण कोश या स्क्रोटम से घिरा रहता है। वृषण कोश जो होता है शरीर के बाहर स्थित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है और इस तापमान पर जो स्पर्म है उनकी विकास नहीं हो पाता है या अच्छे क्वालिटी के स्पर्म नहीं बनते। इसीलिए जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो तापमान है वो जो शरीर का तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री तापमान कम मिले और वृषण के अंदर आसानी से जो स्पर्म की जो बनने की प्रक्रिया वो संपूर्ण हो। और यदि इसके साइज की बात करें, जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 5 सेंटीमीटर लगभग होती है। और यदि हम वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो इनका जो भार होता है औसत भार 10.5 से 14 ग्राम तक इनका वजन होता है। और नेक्स्ट चीज़ है वृषण के बारे में कि इसमें प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं, जिसके अंदर शुक्रजन नलिका होती है और शुक्रजनन नलिका के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती है, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजन जो कोशिका होती है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है और जो सर्टोली कोशिका है वो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसी के अलावा एक और भी कोशिका होती है अंतराली कोशिका, जो कि नर हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का। ठीक, तो ये सभी चीज़ें थी वृषण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम वृषण की अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।